नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि लगातार 24 जून को लेकर बड़ी खबर जो है वो देखने को मिली है। केंद्र के बुलावे पर कश्मीर के सियासी दलों ने अभी यहां कोई फैसला नहीं लिया है और साथ ही साथ सभी दलों ने अपने अपने स्तर पर बैठकें करने का निर्णय लिया है और बैठकों में मंथन के बाद ही सभी सियासी दल यहां अपने पत्ते खोलेंगे और दिल्ली में 24 जून को सर्वदलीय बैठक का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बताते चले कि लगातार 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के सियासतदानों के साथ अहम बैठक कर सकते हैं और यहां पर चुनावों को मद्देनजर रखते हुए मंथन किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि केंद्र के बुलावे पर कश्मीर के सियासी दलों ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। सभी दलों ने अपने अपने स्तर पर बैठकें करने का निर्णय ले लिया है कि सबसे पहले खुद यहां बैठक की जाएगी, निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद ही ये बैठक जो है मुकम्मल तरीके से हो पाएगी, क्योंकि 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जम्मू कश्मीर के जितने भी आला नेता हैं उनसे बैठकें करने वाले हैं। तो अब देखना यह होगा कि क्या ये बैठक निकलकर सामने रखती है, क्योंकि डिलिमिटेशन को लेकर बातचीत जो है वो देखी गई कि किस तरह से डिलिमिटेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर कराने की बात कही गई थी। डीडीसी चुनाव यहां पर हुए, बीडीसी के चुनाव हुए और उसके बाद विकास की राह पर किस तरह से केंद्र शासित प्रदेश को लेकर जाना है, यह बड़ा सवाल था। लेकिन आप सब ये देख रहे हैं कि किस तरह से पहले बीडीसी डीडीसी के चुनाव होते हैं, उसके बाद परिसीमन को लेकर बात होती है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तरीके से सियासतदानों से 24 जून को बैठक कर सकते हैं और बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि विधानसभा के जो चुनाव हैं उसको लेकर मंथन किया जाए, क्योंकि सियासी सरगर्मियां पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर देखी जा रही हैं। और गुपकार अलायंस की अगर बात करें, जहां पर बड़े बड़े नेता जो है वो मुकम्मल तरीके से एक मंथन करते हुए भी पहले नजर आए, लेकिन अब देखना यह होगा कि जो बैठक 24 जून को होती है उसमें क्या कुछ फैसले निकलकर सामने आते हैं और किन मंथन करने की कोशिश की जाती है सवालों पर। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आप देखिए कि केंद्र के बुलावे पर भी कश्मीर के जितने भी सियासी दल हैं उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। सबसे पहले खुद बैठक करेंगे और उसके बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सईद रूफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूफ, जिस तरह से सियासी सरगर्मियां लगातार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर गर्माती जा रही हैं, लेकिन अब यहां पर सवाल यह खड़ा हो गया है कि 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आला अधिकारियों के साथ नहीं, यहां पर जितने भी राजनीतिक दल हैं, सियासी दल हैं, उनसे बैठक कर सकते हैं। क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी? पहले ही गर्म था कि जम्मू कश्मीर को लेकर कोई ना कोई फैसला आने वाला है और जिस तरह की खबरें आ रही है पिछले तकरीबन 10-15 दिनों से यही जो सियासत चल रही है कि स्टेटहुड को लेकर या इलेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं अब बात हो सकती है और जो मरकजी क़यादत है यहाँ की जम्मू कश्मीर की लीडरशिप से अब मुलाकात कर सकती है। और कल जैसे होम मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात भी हुई है और वहीं पे ये कहा गया है कि अब 24 जून को प्राइम मिनिस्टर की अगुवाई में एक जो मीटिंग बुलाई गई, ऑल पार्टीज मीटिंग, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जम्मू कश्मीर के लीडरान इसमें मदऊ किए जाएंगे। और अभी की बात करें ऑफिशियली अभी किसी को यहां से मदऊ नहीं किया गया, इनवाइट नहीं किया गया। हालांकि महबूबा मुफ्ती को टेलीफोन जरूर आया है वहां से कि आपको 24 जून के लिए आपको वहां पे इनवाइट किया जा रहा है। बाकी जितने भी यहां की पॉलिटिकल पार्टीज है कि सबके साथ हमारी बात हुई है। तो अभी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें या पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें या छोटी मोटी जितनी भी जमातें हैं, अभी किसी को वहां से दिल्ली से इनविटेशन जो है नहीं आया है, सिवाय महबूबा मुफ्ती को टेलीफोन के जरिए इन्फॉर्म किया गया कि 24 जून को ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन रूफ, बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर महबूबा मुफ्ती से बात की गई है तो जाहिर तरीके से मीटिंग जो है वो होने वाली है, क्योंकि बार बार बताया जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगर फोन कॉल आया है तो जाहिर तरीके से घोषणा हो चुकी है। अब ये देखना होगा कि क्या पीडीपी पार्टी के साथ ही सिर्फ मंथन किया जाएगा या फिर और भी सारे सियासतदानों को वहां पर बुलाया जाएगा, क्योंकि फोन कॉल तो सिर्फ महबूबा मुफ्ती के पास नहीं। अभी तो 24 जून तक तो टाइम है। अभी आज के दिन के हवाले से अभी शाम तक तो ऐसा लग रहा है कि सबको मदऊ किया जाएगा। सिर्फ महबूबा मुफ्ती को लेकर ही मीटिंग नहीं है और सबको इसमें मदऊ किया जाएगा। अब टाइम के हिसाब से सबको बुलाया जाएगा। अब यहां से एक सवाल यह है कि क्या सारे लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम बात करें तो गुपकार अलायंस का जो स्टैंड है वो आर्टिकल के साथ है कि 370 और 35(1) को लेकर वो उनका स्टैंड क्लियर है कि जब तक वो वापस नहीं दिया जाएगा तब तक वो फाइट करेंगे। अगर यहां पे आर्टिकल के हवाले से बात नहीं होगी तो फिर उनका जाना
तो क्या मुनासिब है या सही है या गलत है वो पता चल सकता है। मगर गुपकार अलायंस के हवाले से बात करें तो कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या जो उनके स्पोक्स पर्सन तारिक आमीर ने कहा कि अगर छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अवेल किया जाएगा, उसको जाया नहीं होने दिया यहाँ जाएगा। पर सवाल ये भी देखिए कि गुपकार अलायंस की अगर बात करें तो लगातार मतभेद ही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सहमति बनती हुई नजर नहीं आई है। और अब क्या लगता है कि केंद्र की तरफ से अगर ये 24 जून को यहाँ बैठक होती है तो ये सारे लोग एक साथ एक मंच पर बैठने को तैयार होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। देखिए, सारे लोग होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हमने सबके साथ बात की ऑलमोस्ट। उनका ये कहना है कि जब भी उनको इनवाइट किया जाएगा तो वो अपने जो पार्टी लीडरान हैं उनके साथ बात करेंगे। महबूबा मुफ्ती का यही है कि बाकी पार्टी लीडरान के साथ बात होगी, फिर ही फैसला लिया जाएगा क्या इस मीटिंग में वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए, अल्ताफ बुखारी का एक ये बनता है कि वो जा सकते हैं, क्योंकि अल्ताफ बुखारी जिन चीजों को लेकर फाइट कर रहे थे और बात कर रहे थे, आर्टिकल की स्टेटहुड की बात करें, 35A की बात करें या डोमिसाइल के हवाले से वो बात करें, तो उनका शायद कंफर्म है कि अगर उनको मदऊ किया जाएगा तो वो जा सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में यह है कि जब भी अगर महबूबा मुफ्ती को बुलाया गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी कॉल नहीं आई है, उसके बाद पार्टी लीडरान के साथ बात होगी और फिर ही फैसला लिया जाएगा कि क्या इस मीटिंग में वो जाएंगे नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह से पीपल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और अपनी पार्टी लगातार दौड़ में देखी जा रही थी और इसीलिए उनको छोड़कर सबसे पहले पीडीपी पार्टी को पकड़ा गया और महबूबा मुफ्ती को कॉल की गई। देखिए, सियासत में कुछ भी हो सकता है। अब हम कुछ कह नहीं सकते इस हवाले से, मगर जो पहला कॉल आया है, एक्सपेक्टेड ये था कि अल्ताफ बुखारी साहब या सजाद साहब या फारूक साहब को पहले इनवाइट किया जाएगा, मगर पहली जो कॉल गई है वो महबूबा मुफ्ती को गई, क्योंकि उन्होंने खुद ही कंफर्म किया है कि उनको बाज़ाब्ता तौर पर टेलीफोन कॉल जो है दिल्ली से आई है, आम जनता अपनी पार्टी को सेकेंड पार्ट ऑफ बीजेपी कहती आ रही है, ये आम लोगों की जुबानी है। बिल्कुल ये चीजें हैं। और देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ना पहले डिमिलिटेशन का हिस्सा न बनना, फिर उस हवाले से बात करना, मीटिंग बुलाना, कई चीजें ये लोगों के जहन में ये चीजें हैं। और महबूबा मुफ्ती को दिल्ली से पहले कॉल आना एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती कई चीजों पे बजिद है और रिजिड है कि वो शायद कंप्रोमाइज पे नहीं आ सकती है। अब दिल्ली से भी वैसे ही पहला कॉल जो महबूबा मुफ्ती का है कि किस तरह महबूबा मुफ्ती का स्टैंड रहेगा, क्या वो मीटिंग में जा सकेंगे। परिवार के अंदर बिगड़ालू बच्चे को सबसे पहले सुधारने की कोशिश की जाती है और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती अपना कड़ा रुख इख्तियार कर चुकी हैं धारा 370 को लेकर, इसलिए सबसे पहले फोन कॉल उन्हें गई है कि पहले इनसे बात हो जाए, उनको तो बाद में भी देख लिया करेंगे। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, मगर महबूबा मुफ्ती के साथ जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि वो अभी कोई फैसला नहीं लेगी, पार्टी लीडरान के साथ बात होगी, फिर ही फैसला किया जाएगा क्या इस मीटिंग का हिस्सा बनना है या नहीं बनना है। बैठकों की जो दौर शुरू करने की बात कही गई है कि बैठक के अंदर मंथन किया जाएगा, उसके बाद सियासी दलों की तरफ से पत्ते खोले जाएंगे, ये पत्ते कौन से रहेंगे जरा? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं अगर जम्मू कश्मीर को लेकर बात करें। देखिए, सबसे पहला जो सारी पार्टियों का एक स्टैंड है वो इलेक्शन पे है, क्योंकि इलेक्शन करवाना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल भी उनके सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर वक्त तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। और अगर अल्ताफ बुखारी की बात करें तो वो पहले से ही कहा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाया जाए। सजाद लोन का यही स्टैंड है। तो पीडीपी ने भी कहीं ना कहीं अपनी जो राय जो है वो इजहार किया इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि पार्टी जनरल सेक्रेटरी ने कुछ दिन पहले जो इजलास में शिरकत की थी उनके श्रीनगर दफ्तर पे, वहां पे उन्होंने कहा कि जब भी इलेक्शन का बिगुल बजेगा तो पार्टी तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो पहला तो मुद्दा ये होगा कि अब इलेक्शन करवाया जाए और लोगों के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट दी जाए, क्योंकि यही चीजें कहीं जम्मू में भी इस तरह की, कांग्रेस भी इस स्टैंड पे है, भारतीय जनता पार्टी भी इस स्टैंड पे है कि अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाया जाए। तो ये स्टैंड रहेगा। दूसरा बड़ा मुद्दा ये कि क्या आर्टिकल एब्रिगेशन के हवाले से कोई बात होगी या नहीं हो, 370 को लेकर या 35A को लेकर इस ऑल पार्टीज मीटिंग में बात होगी या नहीं होगी, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इसमें 35A को लेकर क्या बात होगी रूफ, क्योंकि ये दोनों धाराएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, क्योंकि कोर्ट को तो चैलेंज कोई नहीं कर सकता और शायद महबूबा मुफ्ती भी नहीं कर सकती हैं। नहीं, वो तो सही बात है, मगर जो यहां से पार्टिसिपेशन जाएगी वो तो जरूर प्राइम मिनिस्टर के सामने ये सारी चीजें तो रखनी है। अगर बात आपको करनी है टेबल पे आके, तो बात होनी है, तो टेबल पे आके सारी बात को रखनी है ना प्राइम मिनिस्टर के सामने। तो इसको लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी या जो ऑल पार्टी मीटिंग में बात होगी या नहीं होगी, एक बड़ा सवाल है। मगर स्टेटहुड को लेकर कहीं ना कहीं बात होगी, क्योंकि यानी जिस तरह से महबूबा मुफ्ती दाव खेलती हुई नजर आ रही है, तो जाहिर तरीके से 24 जून को भी कोई ना कोई दाव जरूर खेला जाएगा आम जनता को लुभाने के लिए, क्योंकि सेंटिमेंट्स की राजनीति जिस
जिस तरह से वो करती हुई नजर आ रही हैं, तो जाहिर तरीके से अगर केंद्र की तरफ से पहले फोन कॉल आई है तो यहां पर भी सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रूफ जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इस वक्त सईद रूफ हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से बैठक अगर की जाती है तो अलग अलग विकास के मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है, या फिर किस तरह से सियासतदान जो है वो अपने पत्ते खोलेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि केंद्र की तरफ से यहां बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है। कल एलजी की भी यहां बैठक देखी गई थी, लेकिन अब जिस तरह से बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है, पहले बताया जा रहा था कि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर फोन कॉल्स आई हैं तो जाहिर तरीके से औपचारिक घोषणा की भी जरूरत नहीं है। आप देखिए कि 24 जून को जिस तरह यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगर बैठक होती है सियासतदानों की, तो देखना यह होगा कि किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होती है और कौन कौन से पार्टी के जो नेता हैं वो विकास की राह पर किस तरह से देश को चलाएंगे, या फिर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाएंगे, सांबा लिए चलते हैं आपको। आज सांबा से भी एक और बड़ी खबर जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि जाहिर तरीके से सांबा के जिला अस्पताल में ओपीडी पूरी तरह से यहां शुरू करने की मांग उठ गई है, और ओपीडी के यहां पटरी पर न आने की वजह से कई मरीज दिक्कतें झेलते हुए नजर आ रहे हैं। जिला अस्पताल में अभी कोविड का मात्र एक ही मरीज भर्ती है, और मरीज को कहीं और शिफ्ट करने की मांग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। यहां पर यह समझिए कि जिला सांबा के अंदर जो बहुत ही बड़ा दावा पेश किया गया था प्रशासन की तरफ से कि महज यहां ओपीडी जो है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, और उसके बाद एक बड़ा आश्वासन दिया गया कि लगभग एक हफ्ते के बीच में ही इस ओपीडी को शुरू किया जाएगा। लेकिन वो एक हफ्ता बीत चुका है, अभी तक ओपीडी को शुरू नहीं किया गया है, जहां पर मरीजों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और ओपीडी के पटरी पर न आने की वजह का पूरा जो खामियाजा है वो आम जनता भुगतती हुई नजर आ रही है। तो क्या कारण है, किस वजह से वहां पर ओपीडी शुरू नहीं की जा रही है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो दावा पेश किया गया है उस पर यहां पूरी तरह से प्रशासन खरा उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आखिर क्यों नहीं आ रहा है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आम जनता को आप यहां पर बड़ा बड़ा दावा पेश कर दिखाते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर जो उतरकर वहां का निरीक्षण किया जाए, दौरे किए जाएं, तो हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। ओपीडी आखिर क्यों शुरू नहीं की जा रही जिला सांबा के अंदर, यह बड़ा सवाल है। जहां पर मरीज खामियाजा भुगतते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। महज यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही मरीज भर्ती है, जिसे कहीं और शिफ्ट करने की मांग अब उठ गई है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, एक हफ्ते में यहां ओपीडी शुरू करने की बात कही गई थी, और ये आप ही के यहां पर अक्षर थे कि प्रशासन की तरफ से कहा गया है। क्यों प्रशासन फेल हो गया ओपीडी खोलने में? बात क्लियर कर देना, जब अस्पताल को कोविड डिक्लेयर किया तो यहाँ पर भारी तादाद में कोविड पॉजिटिव पेशेंट, अब वो धीरे धीरे लगातार पेशेंट रिकवर भी हो रहे हैं और अपने घरों पर वापसी कर रहे हैं। अब मात्र एक पेशेंट यहाँ पर जो कोविड पॉजिटिव है उसका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि कुछ दिन पहले जब ओपीडी को आंशिक तौर पर शुरू किया था जिला प्रशासन सामने कि लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है इलाज करवाने के लिए, तो उनका कम से कम उन्हें कंसल्टेशन जो वो डॉक्टर से मिल पाए, और उसी को लेकर ये ओपीडी को शुरू किया गया था। लेकिन फुल फ्लैज ओपीडी को नहीं शुरू किया गया था। लेकिन अब सांबा जिला के लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप जिस तरह से अस्पताल काफी यहाँ हालात जो सुधर चुके हैं, मात्र एक मरीज रहा है, यहाँ तो इस मरीज को रीजन किसी और अस्पताल में शिफ्ट किया जाए जिसको पहले कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया जा चुका है। इसमें रामगढ़ का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आता है या फिर गढ़वाल का ट्रॉमा सेंटर आता है। यहाँ इसके साथ साथ यहाँ पर जो ओपीडी की व्यवस्था है उसे शुरू किया जाए, जिसमें सर्जरी का जो वो बात निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पर लेबोरेटरी में टेस्ट जो है वो किए जाए, इसको लेकर बात आ रही है। ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी जाए। आखिर लेट लतीफी क्यों ऋषि? सवाल यहाँ पर यह है कि लेट लतीफी क्यों? एक प्रशासन की तरफ से पहले यहाँ पर आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उस पर काम नहीं होता। उसके बाद अनगिनत यहाँ पर दिखा दिया जाता है कि किस वजह से लेट लतीफी हो रही है। लेकिन प्रशासन को समझने की जरूरत है कि अगर एक मरीज है जहां लोग अब मांग रख रहे हैं कि उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए और ओपीडी को शुरू किया जाए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पेशेंट को लगातार दिक्कतें आ रही है। कोविड के अलावा जो दीगर अलग अलग बीमारियों से पेशेंट जूझ रहे हैं, खासतौर पर अगर गर्भवती महिलाओं की बात करें तो गर्भवती महिलाओं को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही है इलाज करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी आसानी से हो जाती थी। लेकिन यहाँ से उन्हें किसी और अस्पताल में जाना पड़ रहा है, जम्मू में जाना पड़ रहा है, तो कई पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसी को लेकर ये मांग उठ रही है कि अब यहाँ पर हालात सामान्य हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द यहाँ पर पूरी तरह से जो ओपीडी की सेवाएं हैं, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, सर्जरी की सेवाएं हैं, उन्हें शुरू किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी शायद ये चीज देख रहा है कि अभी एक पेशेंट जिस तरह से यहाँ पर है, आपको बता दें कि अगर 2 दिन पहले देखें तो यहाँ से पेशेंट जो वो पूरी तरह से जा चुके थे, लेकिन कल एक नया पेशेंट जब यहाँ पर आता है तो 2 दिन पहले, तो उसे ये प्रशासन शायद ये चीज दिमाग में डालकर चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट 1-2 दोबारा से आ जाए, तो फिर जहां दोबारा से इसको कोविड हॉस्पिटल
डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि एक पेशेंट जो बताया जा रहा है कि अब स्टेबल है, तो हो सकता है कि आने वाला जो सोमवार है तो यहाँ पर हो सकता है कि ओपीडी की सेवाओं को पूरी तरह से बहाल किया जाए, क्योंकि इसको लेकर अब दीगर जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, अब मीटिंग यहाँ पर लगातार मीटिंग का दौर भी चल रहा है। तो उम्मीद है कि इसमें एक फैसला लिया जाएगा जो कि आम जनता के हित में होगा, जो दीगर अलग अलग बीमारियों से पेशेंट जूझ रहे हैं उनके हित में होगा, और यहाँ पर पूरी तरह से ओपीडी की सेवाओं को। लेकिन ऋषि, यानी सोमवार से लोगों को यहाँ सुविधा जो है वो मिल सकती है, इसके लिए इसकी जो अटकलें हैं वो लगाई जा सकती हैं, क्योंकि सोमवार से जीएमसी जम्मू के अंदर भी सुविधाएं लोगों के लिए शुरू की गई हैं, जहां पर सर्जरी आप करा सकते हैं, ओपीडी का लुत्फ आप उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हर जिले के अंदर ये काम होना अब बहुत जरूरी है, अगर स्थिति सामान्य है तो। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पूरी तरह से जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से हालात जो है वो अब जिला सांबा के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से यहां पर आश्वासन दे दिया गया है कि महज आने वाले सोमवार को जिला सांबा के अंदर ओपीडी शुरू की जा सकती है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही मरीज है, उसे कहीं और शिफ्ट किया जा सकता था और इसे ओपीडी के लिए यहां रखा जा सकता था अस्पताल को, लेकिन प्रशासन ने अभी तक ये फैसला नहीं लिया है। ये लोगों की तरफ से पूरी तरह मांग जो है वो उठाई गई है। आगे बढ़ जाएंगे, जिला कठुआ आपको लिए चलते हैं, क्योंकि कठुआ से भी आज बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर आज आप देखिए कि प्रतिबंधित पॉलीथिन की तस्करी एक और बार यहां देखने को मिली है। तस्करी का एक और मामला सामने आया है, जहां पर बड़ी कोशिश को नाकामयाब कर दिया है कठुआ पुलिस ने, और लखनपुर में ट्रक से ये बरामद की गई है और 4.5 टन पॉलीथिन की ये खेप थी जिसे बरामद किया गया है। स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट लखनपुर में ये बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है और ट्रक चालक और पॉलीथिन की खेप को पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। यानी जो प्रतिबंधित पॉलीथिन थी उसकी खेप यहां पर लाई जा रही थी, जिसमें ट्रक को यहां पूरी तरह से सीज कर दिया गया, अपने पास रख लिया गया, लोगों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि प्रतिबंधित पॉलीथिन की तस्करी का एक और मामला देखने को मिला है। साफ तस्वीरों में आप देखिए कि JK04F1604 नंबर की यह गाड़ी है, जिसमें से यह पूरा सामान यहां पर बरामद हुआ है और यह सारा तस्करी का सामान है। जिस पॉलीथिन को बैन किया गया है वही पॉलीथिन जम्मू कश्मीर के अंदर लाने की कोशिश की जा रही थी, और यहां से यह कहां पर ले जाई जानी थी, ये बड़ा सवाल है। प्रतिबंधित पॉलीथिन की तस्करी एक और बार देखने को मिली है, बड़ी कोशिश को यहां पर नाकामयाब कर दिया गया है। स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट ने यहां मुकम्मल तरीके से बड़ी सफलता हासिल की है। ट्रक चालक और पॉलीथिन की खेप को पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया है कि जाहिर तरीके से अब पता लगाने की बहुत जरूरत है कि आखिर ये खेप कहां से यहां पहुंची और यहां से आगे कहां पहुंचने वाली थी, क्योंकि अगर किसी सामान को बैन किया गया है उसके बावजूद भी उसकी बिक्री शुरू हो जाती है या फिर तस्करी शुरू हो जाती है, तो बहुत बड़ा सवाल यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये ट्रक है जिसे जब्त कर लिया गया है, जिसके अंदर ये सामान भरकर लाया जा रहा था, और मुकम्मल तरीके से आप देखिए कि कुछ कर्मचारी, कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं, कुछ जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं वो वहां पर पहुंचती हैं और मुकम्मल तरीके से ये तस्करी का पूरा सामान जो है वो खंगालने की कोशिश होती है कि आखिर कितना सामान बीच में है। प्रतिबंधित पॉलीथिन है जिसकी तस्करी करने की कोशिश की गई। सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, पहला मामला नहीं है जिला कठुआ के अंदर, कई बार यहां पर बोवेन की जो स्मगलिंग है वो देखने को मिलती है, आज पॉलीथिन यहां पर पहुंच गई है। आखिर सबसे पहले ये समझाइए कि कहां से आ रही थी और कहां तक पहुंचना था। जी बिल्कुल, ये गाड़ी जो है ये दिल्ली से चली थी और इसको कश्मीर घाटी की ओर जाना था। जिस तरह से ट्रांसपोर्ट कंपनी की गाड़ी है और ये दर्शाया गया था कि गाड़ी में बार्बर पाउडर लगा हुआ है, लेकिन स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट के जो वहां पर कर्मी तैनात है लखनपुर टोल पोस्ट पर, उनको जब शक के आधार पर गाड़ी की जांच की गई तो उसमें से 181 बैग जो है पॉलीथिन की खेप जो है ये बरामद की गई है। आगे की कार्रवाई के लिए इस गाड़ी को पोल्यूशन कंट्रोल विभाग की ओर से सौंप दिया गया है। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? जी बिल्कुल, ये जिस तरह से ट्रांसपोर्ट कंपनी की गाड़ी है, इस गाड़ी में 181 बैग्स बैंड पॉलीथीन के अलावा कुछ और आइटम्स भी थी जिनको यहाँ पर जो टैक्सेस के लाइबल है और टैक्सेस डिपार्टमेंट ने इनको अपना जो भी फाइन बनता है वो करके और अपनी कार्रवाई पूरी कर इस गाड़ी को जो है वो सेल अपना पोल्यूशन कंट्रोल विभाग की ओर तो सौंप दिया है ताकि अगली कार्रवाई को कर पाए। हालांकि हिरासत की अगर बात करें तो अभी तक पोल्यूशन कंट्रोल विभाग की ओर से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि अगली कार्रवाई के लिए क्या जो ड्राइवर है उसको हिरासत में लिया जाएगा या इस कंपनी का माल है उसको जो है वो पेनल्टी डाली जाएगी। लेकिन अभी तक कितने रुपए का ये पूरा सामान था ऋषि? ये खेप पूरे कितने रुपए की थी लगभग?
जी, इसकी आंकड़ा अगर किया जाए तो ये लाखों का माल था। पूरी लगभग 4.5 टन जो माल है, ये बैंड को पॉलीथीन जो है, ये जम्मू कश्मीर में एंटर करवाया जा रहा था। तो जिस तरह से पहले ही आपने जिक्र किया कि मवेशियों की तस्करी हो, चाहे इस बैंड पॉलीथीन की तस्करी हो, चाहे नशे की तस्करी हो, प्रयास जो है तस्करों पर तरह तरह के प्रयास जो है समय समय पर किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से लखनपुर में जो टीमें वहां पर तैनात है, चाहे वो पुलिस की टीम हो, चाहे सरबजीत, क्या लगता है कि जिस तरह से तस्करी के मामले लगातार कठुआ में देखने को मिल रहे हैं, प्रवेश द्वार लखनपुर में आप देखिए, जब भी किसी गाड़ी को रोका जाता है, चेकिंग के लिए रोका जाता है, या तो वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं या फिर धर दबोचे जाते हैं। जब धर दबोचे जाते हैं तो छानबीन की जाती है। मुकम्मल तरीके से छानबीन करना, कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, ताकि इन जो तस्कर हैं इनके हौसले जो बुलंद होते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इन पर नकेल कसना बहुत जरूरी है, तार खंगालना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले ही हमने आपको रिपोर्ट्स में यहाँ पर दिखाया है कि जिस तरह से कोविड की यहाँ पर गाइडलाइंस है, स्ट्रिक्टनेस है, जहाँ पर पाबंदियां लागू की गई हैं, ऐसे में जो इमरजेंसी की सर्विसेज की जो गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। चाहे वो पशुओं का चारा हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, इन गाड़ियों की आग में भी यहाँ पर तस्करी के प्रयास को देखा गया है। जरूर ये प्रशासन को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। अगर इन गाड़ियों में इस तरह की तस्करी का प्रयास किया जाता है तो जहाँ पर जो चेकिंग जो है वो जहाँ पर लखनपुर में की जाती है उसको भी यहाँ पर बढ़ाना होगा। जिस तरह से पहले भी खबरों में हमने आपको बताया है कि यहाँ पर गाड़ियों की आमद जो है वो काफी ज्यादा है। अगर यहाँ पर ज्यादा गाड़ियों पर रोक लेते हैं तो जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये भी प्रशासन को देखना होगा कि समय समय पर जिस तरह से गाड़ियों की यहाँ पर जांच की जाती है, औचक यहाँ पर जांच की जाती है, उस जांच के दायरे को यहाँ पर बढ़ाना होगा। जिस तरह से आपने पॉलीथीन की खेप यहाँ पर बरामद की है, जिस खेप को देखा है, 4.5 टन पॉलीथीन की खेप यहाँ पर बरामद हुई है। ऐसे में आप सरबजीत, जो इस ट्रक का चालक और सह चालक था वो कहाँ पर है? फरार है या फिर पकड़ लिए गए? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो ट्रक चालक है वो इसका भी साफ तौर पर यही कहना है कि ये ट्रांसपोर्ट कंपनी की गाड़ी है। जिस तरह से माल जो लगा गया है उनको इस बात की जानकारी दी कि इसमें बैंड पॉलीथीन है, क्योंकि कागजे में जो ये दर्शाया गया था उसमें बार पाउडर लगा हुआ है, तो उनको इस बात की यही जानकारी थी कि पाउडर है। हालांकि अगली जांच के लिए इस गाड़ी को जो है हैंड ओवर कर दिया गया पुलिस विभाग की ओर। अगली कार्रवाई वो करेंगे। अब ये देखना होगा यानी कि कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। चालक और सहचालक की तरफ से पल्ला झाड़ते हुए यहाँ पर जो बयानबाजी की है कि बिल्कुल भी जायज नहीं थी, इन पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाड़ी को चलाकर ये लोग यहाँ तक पहुंचाए हैं और इन्हें जरूर पता होगा कि आखिर खेप गाड़ी के अंदर मौजूद है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों की तार खंगालना बहुत जरूरी है कि ये तस्करी के मामले जो दिन ब दिन सामने आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, इनकी रूट्स तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से एक बार फिर से लखनपुर में यहां ये तस्करी का मामला देखने को मिला है। जो प्रतिबंधित पॉलीथीन है वो कई तरह से टन में बरामद कर ली गई है। कि क्या कुछ यहां पर कुछ कहना था, वो क्या बयानबाजी की गई वो दिखा देते हैं। तो इसमें 181 नग के लगभग पॉलीथीन था। इसने बिल में दिखाया था कि ये कोई बार्बर पाउडर है, उसके साथ कुछ इलेक्ट्रिकल गुड्स भी थी और लैमिनेटेड फ्लोरिंग वगैरह थी। तो हमारे स्टाफ ने, इंस्पेक्टर लखमीर जी हैं और अनिल जी हैं, इन्होंने जब देखा गाड़ी को उन्होंने स्टॉप किया इसको। तो हमारे एसटीओ हैं अपने सुनील दत्त जी और गुरपिंदर जी, तो इनको इन्फॉर्मेशन थी, असिस्टेंट कमिश्नर हमारे अजीत सिंह जी, तो इन्होंने गाड़ी को इंटरसेप्ट किया जब पूरी टीम ने, तो देखा है तो उसमें पॉलीथीन मिला। तो अब भी ये हमने इसका प्रोसीजर पूरा करके इनको लेटर जो है वो एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हवाले में इसको कर देंगे। बाकी आगे की कार्रवाई वो करेंगे। ये दिल्ली से आ रही थी गाड़ी और श्रीनगर जा रही थी। सिंह डीसी स्टेट टेक्सास जो है वो बात कर रहे थे कि कैसे ये गाड़ी दिल्ली से श्रीनगर की ओर जा रही थी, लेकिन इसे पहले ही लखनपुर में धर दबोच लिया गया है और जाहिर तरीके से अगली कार्यवाही जो है वो की जाएगी। आगे बढ़ जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर के वजूद में आने पर लागू की गई पाबंदियों का अंत न होने के कारण अब दुकानदार तबका जो है वो सब्र का पैमाना अपना छलकाते हुए नजर आ रहा है। दुकानदारों के साथ साथ आम लोग भी अब इन पाबंदियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। दुकानदारों व आम लोगों के अनुसार पाबंदियों और वीकेंड लॉकडाउन को इतना लंबा खींचना अब किसी के भी हित में नहीं है। तो दूसरी लहर का प्रकोप अब काफी हद तक शांत हो चुका है, लिहाजा प्रशासन को पाबंदियों को खत्म कर देना चाहिए ताकि आम जनजीवन एक बार फिर से पटरी पर लौटने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी पूरी तरह से शुरू हो सके।
जाएंगे अब तो इस वक्त आज डेथ भी बहुत कम हुई है, एक हफ्ते में बहुत कम डेथ, आज तो बिल्कुल ही कम हुई है। तो हम चाहते हैं कि अब पूरा खोल दो, ट्रांसपोर्ट चल रही है सारी, सब कुछ हो रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि लॉकडाउन फुल टाइम के लिए खोल, 10 से 8 तो खोल दो। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि बाहर से लोग आ नहीं रहे। क्यों जी? तो ये जब तक बाहर के लोग नहीं आएंगे मार्केट चल नहीं सकती। क्यों जी? तो इस वक्त पूरा फ्लॉप हो चुका है, पूरा हम लोगों को काफ़ी 2-2.5 महीने से काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन इस हद तक इस लॉकडाउन को खींच के लेके जाना ये भी कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है। आज अगर आप देखेंगे गाड़ियां भी चल रही हैं, मतलब सब कुछ चल रहा है। अब मेरा सरकार से ये कहना है कि कम से कम दुकानदार जो हैं इनको भी रिलैक्सेशन दी जाए और ये जो लॉकडाउन है ये कम से कम पूरा हटा देना चाहिए। लोगों का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया है। 4 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए ये जो दुकानें खुल रही हैं, ठीक है खोल रही हैं, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो केसेस बहुत कम हो गए हैं। तो जितनी भी दुकानें हैं इनको कम से कम सुबह रात को 8 बजे तक रिलैक्सेशन जो है मिलनी चाहिए, ताकि ये लोग भी अपने सर्वाइव कर सके। हर दुकानदार आज की डेट में देखेंगे, हर आदमी ने, दुकानदार ने बैंकों से कर्जा लिया हुआ है, बैंकों पे सर्वाइव कर रहा है। हम लोगों का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया है। बैंकों के मीटर चल रहे हैं, हर चीज़ के जो खर्चे हैं, मुलाजमे हैं, मुलाजम नहीं हम कोई भी हमने मुलाजम आज तक हमने नहीं निकाले हैं। तो सैलरी उनकी भी जारी है, खर्चे ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन जब तक हम गवर्नमेंट सरकार हमें दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं देगी, हम लोगों का सर्वाइवल जो है बड़ा मुश्किल है। जो इन्होंने ये अभी लॉकडाउन या वीकेंड शुरू किया है 2 दिन के, शनिवार और एतवार को, ये यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग बिल्कुल तंग हैं। हम होटल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और होटल इंडस्ट्री बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि आप देखो कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, और होटल वालों का जो स्टाफ है उनका खाना खाने के लिए भी हमें अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं। और उधर से गवर्नमेंट का जो डंडा है ये पानी और बिजली का, वो बिल देखो आप, बिल अभी महीना पूरा नहीं होता तो बिल यहाँ वो प्रकार के हमारे पास दे देते हैं। होटल इंडस्ट्री वाले हम लोग इतने तंग आ गए हैं जिसका हिसाब नहीं है। अब हमारी आपके माध्यम से ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बहुत ही हाथ जोड़ के विनती है कि ये लॉकडाउन को बिल्कुल खत्म करे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।